अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबू भाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 8, विषय हिंदी, विषयांक इकाई 2, कच्छ की शेर। हमने इकाई 1 पत्र एवं डायरी देखा। आज हम इकाई 2 कच्छ की शेर की शुरुआत करेंगे। कच्छ की शेर चितपाट के अंदर इकाई में हमें कच्छ से की शुरुआत से लेके अंत तक का जैसे कि हम खुद ही कच्छ में हो। कच्छ की शुरुआत कहाँ से होती है, कहाँ से कहाँ जाना है, वहाँ पे कौन से धार्मिक स्थल है, कौन से देखने लायक स्थल है, वह सभी का हमें संपूर्ण वर्णन दिखाया गया है। सबसे पहले हम लेखक परिचय देखते हैं। इस इकाई के लेखक का नाम है हरेश ढोलकिया। कच्छ निवासी हरेश ढोलकिया अध्यापक थे, यानी कि लेखक हरेश ढोलकिया अध्यापक यानी एक शिक्षक थे। कहाँ पे? कच्छ में। शिक्षकत्व आपकी पहचान बन गई है, यानी वह एक संपूर्ण शिक्षक की तौर पे ही सबको जाने जाते थे। पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम के बहुचर्चित विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का आपने गुजराती भाषा में अनुवाद अगन पंख शीर्षक से किया है। यानी कि हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे श्री एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी एक बहुत ही चर्चित, बहुत ही फेमस पुस्तक थी विंग्स ऑफ फायर। तो उस पुस्तक का इन्होंने यानी कि हरेश ढोलकिया ने गुजराती में अनुवाद किया था और उस पुस्तक का नाम था अगन पंख। शिक्षण कार्य के आपके अनुभव, संशोधनात्मक लेखन कार्य तथा पत्रकारित्व आपके लेखन के क्षेत्र है। यानी कि किसी चीज़ का संशोधन करना, उसका अनुभव लेना, उसको लिखना, यानी अपने पन्नों पर उतारना और पत्रकारी करना इनके क्षेत्र में था। यानी इनके कार्य यानी कि कच्छ मित्र पत्र के अंदर सुरखाब नाम स्तंभ यानी सुरखाब नाम का पंख यह लिखते हैं। आपका सर्जन कार्य अंगदनोपग, 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य लोकप्रिय है। यानी कि हरेश ढोलकिया के अंगदनोपग, 400% आनंद जैसी पुस्तकें भी बहुत ही चर्चित है। प्रस्तुत इकाई में आपने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही बात की थी कि इस इकाई में हमें इस तरह बताया गया है कि मानो हम खुद ही कच्छ की सैर कर रहे हैं। यहाँ पे लेखक ने संपूर्ण प्रयास किया है पूरा संपूर्ण कच्छ हमें बताने का, जिसमें कच्छ एवं इर्द गिर्द के दर्शनीय स्थानों का परिचय कराया है। यानी कि कच्छ और कच्छ के आसपास के भी देखने लायक दर्शनीय स्थल का परिचय हमें बताया गया है। इस इकाई में अपनी संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों को विकसित किया गया है। यहाँ आपकी रचना कच्छ यात्रा का भावानुवाद प्रस्तुत है। यानी कि यहाँ पे हमें ये कच्छ की यात्रा के स्वरूप में बताया गया है कि मानो हम कच्छ की यात्रा कर रहे हो। अब हम पहले कुछ शब्दार्थ देखेंगे। यह शब्दार्थ आपको हर बार की तरह अपनी हिंदी की कॉपी में सुंदर स्वच्छ अक्षरों में 3-3 बार लिखने हैं। कैसे? जोड़ने का ध्यान रखते रेगिस्तान, रेगिस्तान यानी मरुभूमि। भूचाल, भूचाल यानी भूकंप। जीर्णोद्धार यानी पुनः निर्माण, जिसका फिर से हम निर्माण कर सके वो। मजार, मजार यानी दरगाह।
गुरुद्वारा, गुरुद्वारा यानी सिखों का धर्म स्थान, धार्मिक स्थल आदि हम कह सकते हैं। यह सभी शब्दार्थ आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए 3-3 बार अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है। शब्दार्थ के बाद अब हम कुछ नए शब्द देखेंगे। दर्शनीय, प्रांत, संग्रहालय, म्यूजियम, विशिष्ट, आकर्षण, पौराणिक, महत्व, सौंदर्य, वैविध्य, रमणीय, रेगिस्तान, लक्षण, प्रवेश द्वार, सामखियाली, आरंभ, धोलावीरा, प्राचीन, संस्कृति, मोहेंजोदारो, रापर, अवशेषों, प्रारंभ। यह सभी नए शब्द भी आपको हर बार की तरह अपनी हिंदी की कॉपी में सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान। थोड़ी पाठ की समझूती देखेंगे। इकाई 2, कच्छ की सैर, जिसके लेखक है रमेश ढोलकिया। और ये क्या है? एक यात्रा वृत्ति, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मानो हमें ऐसा लगे कि हम खुद कच्छ की यात्रा पे, कच्छ की सैर पे निकले हैं। इस तरह लेखक ने हमें दर्शाने का संपूर्ण प्रयत्न किया है। विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है। सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है। यानी हमारे भारत देश में देखने लायक बहुत से स्थल है, बहुत से शहर है, प्रांत है। सबका अपना अपना सौंदर्य और महत्व है। गुजरात में उनमें से एक अनूठा राज्य है और इन सभी राज्यों में गुजरात एक ऐसा ही विशिष्ट अनोखा राज्य है जहाँ पे भी बहुत सारी देखने लायक चीज़ें, देखने लायक दर्शनीय स्थल भी है और उनका भी एक अलग विशिष्ट महत्व है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ। कच्छ गुजरात का एक विशिष्ट जिला है। इसका मतलब कि कच्छ का गुजरात में ही समाविष्ट होता है, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। कच्छ गुजरात का सबसे रमणीय खूबसूरत प्रदेश है। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। अगर जो यात्री है घूमने के लिए, दर्शनीय स्थल देखने के लिए पौराणिक यानी पुराणों का जुड़ा पुराना इतिहास और महत्व भी कम नहीं है। अनेक दर्शनीय स्थलों के वैविध्य के कारण हमें म्यूजियम, संग्रहालय कह सकते हैं। यानी बहुत जगह पे आप लोगों ने देखा होगा कि म्यूजियम, संग्रहालय होते हैं जहाँ पे जूनी पुरानी चीज़ें और उनका इतिहास हमें बताया जाता है कि कौन सी चीज़ किस प्रकार की है, वो कितने वर्षों पुरानी है, उसका क्या महत्व है, उसका क्या उपयोग होता था आदि चीज़ें। इसी तरह कच्छ की भी अनेक दर्शनीय स्थलों के वैविध्य के कारण यहाँ पे भी एक म्यूजियम या संग्रहालय कह सकते हैं। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के 2 भाग देखने मिलते हैं। यानी कि जब हम कच्छ में प्रवेश करते हैं तो कच्छ के हमें 2 भाग देखने मिलते हैं, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। रेगिस्तान के हमें 2 भाग कौन से देखने मिलते हैं? छोटा रेगिस्तान और बड़ा रेगिस्तान।
इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। यानी छोटा रेगिस्तान और बड़ा रेगिस्तान देख तो सकते हो, लेकिन वहाँ पे रेगिस्तान जैसा हमें कोई चीज़ देखने मिलता नहीं है। इसका मतलब है कि सिर्फ उन स्थलों के नाम ही छोटा रेगिस्तान और बड़ा रेगिस्तान है। रेत कहीं नजर नहीं आती, यानी कि रेगिस्तान यानी रेत वाला स्थान, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी रेत दिखाई देती नहीं है। अतः ये अनूठा रेगिस्तान है। इसका मतलब कि ये एक अनोखा रेगिस्तान सकते हैं। यानी कि कच्छ में प्रवेश करते ही सबसे पहले छोटा रेगिस्तान और बड़ा रेगिस्तान दिखाई देता है। उसके बाद आता है सामखियाली, यानी सामखियाली में प्रवेश किया। इसका मतलब ये हो सकता है कि हमने कच्छ में प्रवेश किया। सामखियाली को दूसरा कच्छ का प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है, जिसका हमें बाजू में चित्र भी दिया गया है, जो आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है, यानी कि सामखियाली के प्रवेश द्वार से कच्छ की यात्रा की शुरुआत होती है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है, यानी कि सामखियाली के उत्तर दिशा तरफ से यात्रा की शुरुआत होती है। रापर से धोलावीरा पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहेंजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। यानी कि जैसे ही सामखियाली से उत्तर की ओर जाते हैं तो सबसे पहले आता है रापर। वहाँ से धोलावीरा पहुँचते सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है? प्राचीन संस्कृति का मोहेंजोदड़ो। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है, यानी कि मोहेंजोदड़ो जो 5000 साल पहले नष्ट हो चुका था, उसके अवशेष और स्मरण हमें यहाँ पे देखने मिलते हैं। यानी 5000 साल पहले के अवशेष भी आज वहाँ पे दिखते हैं, जो हमें बाजू के चित्र में भी दिख रहा है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। है कि पहले के समय में भी हर चीज को कितनी आधुनिकता से किया जाता था। सामखियाली से पश्चिम की यात्रा करते भचाऊ नजर आता है। यानी पहले हमने सामखियाली से उत्तर की ओर मोहेंजोदड़ो तक की यात्रा की। अब हम यहाँ से पश्चिम की ओर जाएंगे, तो यहाँ सामखियाली से पश्चिम की ओर जाते पहले भचाऊ नजर आता है, जो बड़ा गांव है जैसे नगर। यानी कि भचाऊ एक गांव है लेकिन एक नगर जैसा बड़ा है। वहां से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। यानी भचाऊ से होके हम कहाँ पहुँचते हैं? गांधीधाम, जो औद्योगिक कारखानों और मिलों का एक बड़ा शहर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। यानी पाकिस्तान में रहने वाली सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर इस जगह पर, यानी कि भचाऊ से आगे गांधीधाम में सब आकर स्थायी हुई है, यानी कि रह रही है। गांधीधाम आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुआ दिखाई देता है। यानी गांधीधाम, आदिपुर और गोपालपुरी में बहुत सारे उद्योग और कारखानों के कारण वह एक विकसित दिख रहा है। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है, जो हमें बाजू में चित्र में दिखाई दे रहा है। यानी आदिपुर में गांधी स्मृति तथा उसके पास कंडला का बंदरगाह आया हुआ है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए बहुत ही महत्व रखता है, जिसकी वजह से उनका देश विकास के ओर है। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर,
अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। देखो, सबसे पहले हमने क्या देखा? उत्तर देखा, उत्तर से पश्चिम देखा। अब कंडला से दक्षिण की ओर जाते हमें भद्रेश्वर तरफ जा सकते हैं, जहाँ पे जैन लोगों का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण यात्रा धाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप से खंडित हुआ, यानी संगमरमर से बना हुआ जिनालय 2500 साल से यहाँ पे है, जो भूकंप के कारण खंडित हो गया है, यानी भूकंप के कारण वो टूट गया है, वो जीर्ण हो चुका है। उसके पुनः निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है, यानी खंडित हुए जिनालय को फिर से बनाने का कार्य खूब ही तेजी से हो रहा है, जिसका चित्र भी आपको दिखाई दे रहा है। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है, यानी कि 2500 साल पुराने इस जिनालय को जब अभी फिर से उसको बनाया जा रहा है, तो उसके अंदर आज के ज़माने के हिसाब से आधुनिकता का आपको स्पर्श देखने को मिलेगा, यानी पुरानी चीज़ के अंदर फिर से आधुनिकता का समावेश हो रहा है। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। यहाँ पे यानी मुंद्रा शहर में तहसील का मुख्यालय है, यानी की ओर आगे बढ़ रहा है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है, यानी समुद्र के किनारे एक बड़ा बंदरगाह भी है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं, यानी पुराने ज़माने की इमारतें भी हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचे, यानी दक्षिण की ओर हम कहाँ निकले थे? भद्रेश्वर से आगे निकलते निकलते अभी हम कहाँ पहुँचे हैं? मांडवी आ पहुँचे हैं। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है, यानी मांडवी भी एक बड़ा बंदरगाह है, जो एक बड़ा प्राचीन नगर है। यह शहर राजा के महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है, यानी मांडवी में राजा का महल, पवन चक्की और समुद्र तट आए हुए हैं, जिसकी वजह से वह एक दर्शनीय स्थल, देखने लायक स्थल बना है। यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था है, 72 जिनालय है। यहाँ मांडवी में 72 जिनालय आए हुए हैं, जिसकी वजह से वह एक VRTI ग्राम्य संस्था भी कहलाती है। पास ही बिदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। अंतर्राष्ट्रीय यानी सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय से भी ऊपर एक विदेशी अस्पताल है, अंतर्राष्ट्रीय, जहाँ पे देश विदेश के लोग और देश विदेश के डॉक्टर भी हैं। मांडवी से आगे चलते डुमरा, कोठीरा, सुघरी और जखो महत्वपूर्ण गांव। कोठीरा, सुघरी और जखो जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है। यह सभी जैनों के जिनालय में समाविष्ट होते हैं, इसलिए यहाँ पर जैन लोग सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। नलिया शहर तहसील का केंद्र है। तहसील का मुख्य केंद्र कौन सा शहर है? नलिया शहर। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा भी है। वायुसेना यानी हवाई सेना का यहाँ पे एक मुख्य अड्डा भी है। कहाँ पे? मांडवी में। आज हम इतना ही देखते हैं, इसके आगे की समझौते हम अगली बार देखेंगे। धन्यवाद।